95% के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज मैथ्स का टारगेट 100% होना चाहिए। हमेशा सबके टॉप पे देखनी चाहिए, सबसे बड़े सपने देखो, जो हाईएस्ट है उसको अचीव करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट रहता है जहाँ पर हम फुल मार्क्स को इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपकी क्लास 11 बर्बाद भी है तो भी हम 100% ला सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स में 95% स्कोर कैसे किया जा सकता है, हमें साल भर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पढ़ाई का माहौल रखना है, साल भर क्या चीज़ों को फॉलो करना है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। आई थिंक ये फ्लो चार्ट आपको सेशन भर फॉलो करना है, जिससे बेटा आप अपने टारगेट को जरूर अचीव कर पाए, जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कैन आई स्कोर 95% मैथमेटिक्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ कि पहली बात तो हमें 95% के बारे में सोचना ही नहीं है। 95% के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज मैथ्स का टारगेट 100% होना चाहिए। मैथ्स में हम हर एक ही बच्चा, हर बच्चे का यही सपना होना चाहिए कि 100 on 100 के लिए काम करना है, 95% के लिए नहीं। बिकॉज हमेशा सबके टॉप पे देखनी चाहिए, सबसे बड़े सपने देखो, जो हाईएस्ट है उसको अचीव करने की कोशिश करो। एंड मेरी बात मानना बेटा, मैथमेटिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट रहता है जहां पर हम फुल मार्क्स स्कोर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स कटने की किसी वजह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जो टारगेट के साथ हम बढ़ेंगे दैट इज 100 on 100। तो 95% के बारे में तो सोचना ही नहीं। ठीक, चलिए आगे। मेजर प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ सेशन की शुरुआत में जो मैंने बच्चों से डिस्कशन किया है, जो मुझे बच्चों से पता चली है, दैट इज मैम क्लास 11 हमारी बर्बाद हो चुकी थी, पूरी की पूरी क्लास 11 बर्बाद थी। तो मैम क्या किया जाए, कैसे सॉर्ट किया जाए। बेटा अगर आपकी क्लास 11 बर्बाद भी है तो भी हम 100% ला सकते हैं कुछ चीजों को पढ़ के। अब क्या चीजों को पढ़ना है, क्या कनेक्शन है, वो जरा हम ध्यान से देखने जा रहे हैं। ये कनेक्शन है क्लास 11 से क्लास 12 का। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो हमें क्लास 11 से वो कौन से टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है जिसका यूज क्लास 12 में डायरेक्टली होने वाला है, उन चैप्टर्स को जरा हम देख लेते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को पढ़कर ही क्लास 12 को स्टार्ट कर पाए। यस, जो पहला चैप्टर आता है रिलेशंस फंक्शंस, सेम चैप्टर क्लास 12 में भी है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जब हम 11th का रिलेशन फंक्शंस पढ़ते हैं उसका ही कॉपी फॉरवर्ड आगे बढ़ता है क्लास 12 के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत कम पढ़कर आते हैं और फिर क्लास 12 में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्लास 11th में जो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर को ध्यान देना है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी चीज है जो कि मैथमेटिक्स में नहीं, आपकी फिजिक्स में, आपकी केमिस्ट्री में, हर जगह काम आने वाली है। तो क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। यानी कि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है। उसके पूरे फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूला चार्ट है, साइन कॉस सबके ग्राफ्स है, उनकी डोमेन रेंज को बहुत स्ट्रांगली पढ़ना है, ताकि आपको क्लास 12 के जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ो तो कोई चैलेंज ना आ पाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर हम क्लास 12 में देखें तो कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में यूज हो जाता है क्लास 12 के। तो इसमें भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशंस होते हैं, जीरोस के बीच में रिलेशंस होते हैं, रूट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं, वो हर जगह काम आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को भी एक बार जरूर रिवाइज करना है, वो हर चैप्टर में आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, फिर आता है हमारा एक चैप्टर हमने क्लास 11 में पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में था। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तो कैलकुलस की शुरुआत है, राइट। जो कैलकुलस है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, आपके क्लास 12 में 5 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9। कैलकुलस के 5 चैप्टर्स में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का सीधे सीधे यूज होना है क्लास 12 के 5 चैप्टर्स में। तो यू कैन सी कि क्लास 11 का जो ये चैप्टर्स था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसका कितना बड़ा यूज होगा क्लास 12 कैलकुलस के अंदर। तो यानी कि जब भी हम क्लास 12 में कैलकुलस शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, उसके लिए हमें क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। एंड डोंट वरी बेटा, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगी जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। आगे एक चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू 3D, राइट। इंट्रोडक्शन टू 3D हम क्लास 11 में बहुत थोड़ा ही पढ़ते हैं, बेसिकली 3D का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के चैप्टर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। तो जो हमने बेसिक्स पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, इंट्रोडक्शन टू 3D, उसका बहुत बड़ा वर्जन हम पढ़ने जाते हैं क्लास 12 के अंदर, दैट इज वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
उसके बाद हम क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जो कि क्लास 12 में भी प्रोबेबिलिटी है, इसका ही कंटिन्यूएशन फॉरवर्ड होता है क्लास 12 के अंदर। तो बेसिकली क्लास 7 अगर पूरी भी बर्बाद है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आपका टारगेट अचीव हो सकता है। आपको क्लास 11 के इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान देना है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन टू 3D, प्रोबेबिलिटी, इनको तो हमेशा ही रिवाइज करके चलना है ताकि अब क्लास 12 में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आगे। अब ये है 2024-25 का क्लास 12 का बोर्ड का मैथमेटिक्स का कितने चैप्टर का क्या वेटेज है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर आपका जो वेटेज आता है 8 मार्क्स का है, यानी कि जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसका वेटेज कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है एल्जेब्रा का पोर्शन। एल्जेब्रा का जो पोर्शन है उसका कितना वेटेज है बेटा, 10 मार्क्स का वेटेज है। जो एल्जेब्रा चैप्टर होगा उसका वेटेज हमारा सिर्फ 10 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा कैलकुलस। कैलकुलस का मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का वेटेज है बेटा, 35 मार्क्स का। यानी कि कैलकुलस वो इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम का 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। आउट ऑफ 80 यू कैन सी दैट 35 मार्क्स का पेपर कैलकुलस से आएगा। तो कैलकुलस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 2 चैप्टर्स हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। इसका वेटेज है 14 मार्क्स। इसका वेटेज कितना है आपके बोर्ड एग्जाम में, 14 मार्क्स का वेटेज है बेटा। नेक्स्ट आता है सबसे इजीएस्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। एक क्वेश्चन आता है जिसका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू क्लास 10th एंड 11th। तो प्लीज इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है जो अभी तक हम लेते थे। क्लास 12 से प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स का वेटेज रखता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, अब नाउ वन बाय वन। अब स्ट्रैटेजी का मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के आपके सामने दिया। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। किसी भी चैप्टर की बात की जाएगी, अभी हम चैप्टर वाइज भी पर्टिकुलर चलेंगे, लेकिन दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी फ्लो चार्ट कि क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। तो मैथमेटिक्स में क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योर क्लास नोट्स। ठीक है, क्लास नोट्स जो भी आपको क्लास में पढ़वाया जा रहा है, जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, वो क्लास नोट्स आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद से जरूर प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आपको सारी डीपीपी सॉल्व करनी है। जो भी डीपीपी आपको प्रोवाइड की जा रही है बेटा, वो सारी डीपीपीज आपको जरूर सॉल्व करनी है। उसके बाद आती है एनसीईआरटी, उसके बाद आती है आपकी एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले क्लास नोट्स, उसके बाद डीपीपी, उसके बाद एनसीईआरटी। आई एम टेलिंग यू बेटा, जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऑलरेडी हो चुके होंगे जो आपने डीपीपी में किया होगा, जो अपने क्लास नोट्स में भी किए होंगे, राइट, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के अंदर बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी के सिर्फ एग्जाम्पल्स लगाते हैं या कई बार एनसीईआरटी की सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। एनसीईआरटी का मतलब है पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड मिससेलेनियस एक्सरसाइज एज वेल। हमें मिससेलेनियस को नहीं बायकॉट करना है। मिससेलेनियस से भी लास्ट ईयर बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लगातार बेटा मिससेलेनियस से 5 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, डिटरमिनेंट चैप्टर से लास्ट ईयर बना है। तो एनसीईआरटी के अंदर नॉट ओनली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एक्सरसाइजेस एंड मिससेलेनियस टू, इसको बेटा नहीं छोड़ना है। बच्चे कई बार इसको छोड़ देते हैं, मैम इसकी जरूरत क्या है, बेटा इसकी बहुत जरूरत है, बिकॉज बोर्ड इसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है और मिससेलेनियस एक्सरसाइज इजी नहीं होती, आप सभी जानते हैं। मिससेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज टफ होते हैं और बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और 5 मार्क क्वेश्चंस में लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो हम लोग मिससेलेनियस एक्सरसाइज को मिस नहीं करेंगे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी का मतलब है सारे एग्जांपल्स लगाइए, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करिए और मिससेलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक की बात करते हैं। बच्चों के माइंड में बहुत डाउट रहता है कि मैम रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करनी है, उसको मैं डिटेल में जाऊंगी, लेकिन मैंने एक शब्द लिखा है, जब आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाएंगे। रेफरेंस बुक के आगे मैंने ऑप्शनल लिखा है।
आई टेल यू व्हाई मैंने आपको ऑप्शनल लिखा है, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूंगी, लेकिन जिन चैप्टर्स के लिए मैं रेफरेंस बुक बोलूंगी उन्हीं चैप्टर के आपको रेफरेंस बुक को फॉलो करना है। अभी मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में रेफरेंस बुक की नीड है, हर चैप्टर में आपको रेफरेंस बुक की नीड नहीं है। इन मैथमेटिक्स किन चैप्टर्स में ज्यादा जरूरत है, नीड है, उन्हीं चैप्टर्स के अंदर आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना है, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी के बाद फॉर एग्जाम्पल ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी है, तो आपको ये स्टेप नहीं करना, सीधे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कुछ जिन चैप्टर्स में जरूरत होगी वही रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है उसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूं। तो जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन था कि मैम एग्जाम्पल्स अलग है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक अलग है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है जिसके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही करने हैं। सुन लीजिए ध्यान से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज मेरे एनसीईआरटी के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। एंड यू नो बोर्ड में अच्छा खासा वेटेज आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, सब लोग जानते हो अच्छा खासा वेटेज आता है। तो यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर हमें अच्छा खासा कलेक्शन मिलने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आपको रेफरेंस बुक के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक उठानी है जिसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं से होने वाली है बेटा। तो दिस इज द बेस्ट कलेक्शन जहां पे आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद हमें उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले आप सॉल्व करोगे इस चैप्टर के क्लास नोट, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो डीपीबी आपको प्रोवाइड हो रही है वो डीपीबी सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लगानी है जिसके अंदर सारे एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पलर, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ करना है। एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी, राइट। इनफैक्ट उसकी समरी भी स्टडी करनी है, जो लास्ट में लिखा होता है ना समरी, वो भी पढ़नी है, वो भी नहीं छूटनी चाहिए। बिकॉज आजकल जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने लगे हैं तो उसका भी अच्छी खासी वेटेज होने लगा है। आगे फिर रेफरेंस बुक फॉलो करना है जिन चैप्टर्स में कहा जाएगा मैं बताने वाली हूं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक फॉलो करनी है जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपका एमसीक्यू में कमांड स्ट्रांग हो पाए। नेक्स्ट आपका आएगा उसी चैप्टर का एंड होती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। तो आपको ये सीक्वेंस हर चैप्टर में फॉलो करना है। अभी पूरा साल बाकी है बेटा, आज से भी हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम अपनी कामयाबी तक, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में ये फ्लो चार्ट आपको फॉलो करना है, ओके। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मैम क्या करें, नहीं समझ आ रहा, फॉलो दिस फ्लो चार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखा है जिसका उसने बोला है 8 मार्क्स का वेटेज है ना बेटा। 8 मार्क्स का जो वेटेज बताया है उसके अंदर ये 2 चैप्टर्स आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। इन दोनों के लिए नो रेफरेंस बुक, इन दोनों के लिए कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा खासा कलेक्शन दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, राइट। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इन दोनों चैप्टर के लिए कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहो तो इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो। फॉर इन केस अगर आपके पास टाइम है, रिलेशंस फंक्शंस के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बोर्ड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं है रेफरेंस बुक की, बिकॉज रेफरेंस बुक में काफी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दिया है। जहां नीड है हमारा जितना बोर्ड में हम उतना ही करना है, उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। फिर भी अगर आप अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करना चाहो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है अलजेब्रा। क्योंकि अलजेब्रा हमारे का एनसीईआरटी में नहीं लिखा था। मैथमेटिक्स में जो यहाँ पे पोर्शन दिया है अलजेब्रा, इसका 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर ये 2 चैप्टर्स आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसमें नो रेफरेंस बुक, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कैलकुलेटिव चैप्टर्स हैं, बस यहाँ पे आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, क्लास नोट्स लगाइए, डीपी पे लगाइए, दैट्स सफिशिएंट।
नेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी की बात करनी है, दैट इज कैलकुलस। बच्चों कैलकुलस के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, यू कैन सी। ये चैप्टर नंबर 5 से शुरू होगा, चैप्टर नंबर 9 से एंड होगा। एंड कैलकुलस का जो बोर्ड में वेटेज है दैट इज 35 मार्क्स, यानी कि ये वो भयंकर चीज है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पर वो सब तो करना ही है, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां पे इन सभी चैप्टर्स में यू नीड टू फॉलो एनी रेफरेंस बुक। आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी जरूरी है। इन 5 चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी लगानी है, आपको आर डी शर्मा, मैं आपको बता देती हूं, आपको एक तो एनसीईआरटी लगानी है, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, इस पोर्शन का वेटेज अच्छा खासा है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक की अगर बात की जाए बहुत सारी है ना, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में कन्वीनियंट हो। कुछ बुक्स का मैं रेफर करूंगी, लेकिन मैं बात बताऊं सभी बुक्स में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होते, राइट। तो इनके लिए रेफरेंस बुक इज मस्ट। इन 5 चैप्टर्स में आपको रेफरेंस बुक जरूर फॉलो करनी है, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर ये फर्स्ट ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट इंटीग्रल समझ में नहीं आएगा। तो कैलकुलस में सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी चैप्टर्स को बहुत ही सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी अगर लेक्चर आपने फर्स्ट चैप्टर में मिस कर दिया तो आपको अगले 5 चैप्टर तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज यहाँ पे सीक्वेंस को बड़ा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन की हो सकता है, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, इंटीग्रल्स चैप्टर के अंदर बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। कई बार बच्चे बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंटीग्रल्स के अंदर आप एनसीईआरटी मिनिमम 2 बार लगाएंगे, मिनिमम 2 टाइम्स। बाकी में चाहे आप एनसीईआरटी एक बार लगाएं खुश हो जाएं, लेकिन इंटीग्रल्स चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी कम से कम 2 बार लगानी है, कम से कम, बिकॉज इंटीग्रल्स चैप्टर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे टफ आ रहे हैं। हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते ओनली ऑन एनसीईआरटी। तो इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस आपको मिनिमम 2 बार जरूर लगाते हैं एनसीईआरटी के अंदर, बाकी आपको एक एक बार फॉलो करना है, दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद रेफरेंस बुक इज मस्ट। प्लीज बेटा इन चैप्टर्स के टाइम पे बिल्कुल लाइट जोन में मत आइएगा, इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो यहां पर हमें एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, डीबीपी, रेफरेंस बुक फॉलो जरूर करनी है, पीवाईक्यू जरूर देखने हैं, सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन हमें लगाने हैं इस टॉपिक के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका वेक्टर एंड 3D के अंदर ये 2 चैप्टर्स आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, बहुत ही इजी, कॉन्सेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर रहेगा। 14 मार्क्स का इसका वेटेज है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है, दैट्स इट। जितना अच्छा फॉर्मूला चार्ट बना लोगे, जितने अच्छे क्लास नोट्स बना लोगे, उतना मस्त है। तो यहाँ पे रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, यू कैन डिपेंड ऑन एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चाहो तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई रेफरेंस बुक देख सकते हो, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए भाई आगे, अब बुक्स की बात कर लेते। मैं आपको बोली थी किस बुक्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी तो बेटा आपको फॉलो करनी है आंखें बंद करके। अब कौन सी एनसीईआरटी, कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम न्यू फॉर्मेट वाली कि ओल्ड एनसीईआरटी। बेटा आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको हर जगह आंखें बंद करके न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर लिखा रहता है रैशनलाइज फॉर 2024-25। जब भी आप डाउनलोड करोगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चे न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी आपको कंप्लीटली फॉलो करनी है। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने आपको बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व करिए, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करिए, दोनों के एग्जाम्पल्स, दोनों के एक्सरसाइज, सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन दोनों बुक्स को प्रॉपरली फॉलो कर लिया। तो ये कंप्लीटली फॉलो करना है। उसके बाद आती है रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक के कुछ नाम है, जैसे आर डी शर्मा, यू कैन फॉलो,
आर एस अग्रवाल, यू कैन फॉलो। अब आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल दोनों करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी एक बुक को फॉलो करोगे। बेटा मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चंस इस बुक में होते हैं वही क्वेश्चन इसमें होते हैं, बस दोनों का फॉन्ट अलग होता है, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस अलग हो सकती है। मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस फिक्स हैं जो कि आने ही आने हैं, तो इन दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्वेश्चंस को लेके। तो कई बार बच्चों के कंसर्न्स आते हैं, मैम हम आर डी शर्मा कर रहे हैं तो क्या उसके बाद आर एस अग्रवाल करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो आपको यहाँ आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या एनी अदर रेफरेंस बुक, मैं ये नहीं कहती कि इन दोनों के अलावा, कई बच्चे ने मुझे बोला है मैम अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो। कई बार बच्चों ने बोला है मैम हमारे पास ओसवाल की बुक है, यू कैन फॉलो। बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो करिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मेजॉरिटी बुक्स में क्वेश्चन सेम होते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करिए। अब मेरे बात आती है कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चों की बात, है ना, स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डिस्कशन अभी करूंगी। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी कि इसका किसी मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ गई, किसी सॉल्यूशन का आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, तो बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल है एनसीईआरटी वाला चैनल के ऊपर। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है एनसीईआरटी वाला चैनल के ऊपर। तो जब आप एनसीईआरटी वाला चैनल पे जाएंगे, वहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डालेंगे तो आपको चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। सोचिए आपको क्या मेहनत करनी है बेटा। आपने एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू किया, कोई डाउट आया, क्लिक कर दो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, एनसीईआरटी वाला चैनल पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, हर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, हर चैप्टर के। तो सोचिए कितना कन्वीनियंट हो रहा है, हर चीज आपको परोस के दी जा रही है और आपको बस खानी है, ये समझ लो। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन का, हर चैप्टर का है, हर चैप्टर का है, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट का है। तो आपको हर सब्जेक्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ड्यूरिंग सॉल्विंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। अब कई बार बच्चों को ना एक और डाउट आता है कि मैम जैसे ना हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं और स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं और स्कूल एग्जाम में मैम वो चैप्टर आने वाला है जो आपने नहीं कराया है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। तो उन बच्चों के लिए वन शॉट लेक्चर भी अवेलेबल है एनसीईआरटी वाला चैनल के ऊपर। वन शॉट लेक्चर भी अवेलेबल है। जब आप विजेता सीरीज के अंदर जाओगे बेटा, तो उसके अंदर वन शॉट लेक्चर भी अवेलेबल है। अगर आपको वन शॉट रिविजन करना है, आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर मान लो स्कूल में एग्जाम में आने वाला हो, यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप वन शॉट लेक्चर से भी जाके कवर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, आप अवेल करिए, खूब मस्त होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए लेकिन, ठीक है। तो दीज आर द रेफरेंस बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, इन सब चीजें। इसके अलावा एक सीबीएसई का सैंपल पेपर की भी आपको बुक लेनी है, सीबीएसई सैंपल पेपर की भी बुक लेनी है। अभी मैं इसका नाम इसलिए नहीं ले रही थी बिकॉज अभी आप पहले हर चैप्टर को अच्छे से फॉलो करेंगे। सीबीएसई सैंपल बुक हमें उठानी मंथ अक्टूबर के अंदर। सीबीएसई सैंपल पेपर की बुक हमें कब उठानी है? अक्टूबर मंथ के अंदर। जब हमारा बोर्ड सिलेबस अबाउट टू एंड हो रहा होगा, तब जाके हम लोग सैंपल पेपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, तब हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको इन चीजों को ध्यान देना, इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए भाई, यस, अब कुछ कसमें खानी है। मैं ना बेटा, अगर आपने सपने देखे हैं 100 on 100 के, तो कुछ कसम खा लीजिए, कुछ कसमें वादे खुद से करिए, ताकि वो आपको तोड़े नहीं है। खुद से खा लो भाई, मम्मी पापा भाई बहन, भगवान की कसम नहीं खानी, विद्या की कसम नहीं खानी, खुद की कसम खाइए, खुद से कसम लीजिए, खुद से वादा कीजिए कि हाँ, ये कुछ कसमें जो आपको नहीं तोड़नी है, जिनको पूरा करना आपके लिए कंपलसरी है। तो हाँ जी, मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ? कसम जो पूरी करना कंपलसरी है। ये कसम तो आपने खाई है कंपलसरी, आज ही खा लीजिए। फर्स्ट, सेट अ प्रॉपर टारगेट इन द मॉर्निंग एंड कंप्लीट इट द एंड ऑफ द डे। अब जैसे कि ना, मेरे से कभी भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि मैम एक बच्चे को एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो बेटा मैं कभी भी आवर्स पे बिलीव नहीं रखती, मैं बिलीव करती हूँ ऑन टारगेट, राइट। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे करना है, कब करना है, बिकॉज हर बच्चे का, कोई बच्चा डमी स्टूडेंट होता है, कोई बच्चा स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है। तो आप अपने हिसाब से, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए पूरे दिन में 2 से 3 घंटे निकालने हैं, अदर देन स्कूल, अदर देन कोचिंग।
इसके अलावा आपको 2 से 3 घंटे जरूर निकालने हैं जिसके अंदर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब उस सेल्फ स्टडी का करने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी करनी है, हमने सोचा है कि हम 9 से 11 सेल्फ स्टडी करेंगे और बस हम किताब खोल के बैठे हैं, नहीं। आई बिलीव इन टारगेट। आप सुबह उठ के एक डायरी लीजिए, डायरी में टारगेट बनाइए कि भाई आज मुझे मैथ्स में ये 10 क्वेश्चन करने, फिजिक्स के अंदर ये 10 क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री के अंदर ये 10 क्वेश्चन करने। आप मॉर्निंग में टारगेट बनाइए, उस टारगेट को आपके दिन खत्म होने से पहले आपको कंप्लीट करके ही सोना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टारगेट पे बिलीव करती हूँ, मैं टाइम पे बिलीव नहीं करती। कितने घंटे हमने पढ़ाई करी ये मैटर नहीं करता लेकिन उस टाइम में आपने क्या पढ़ा ये मैटर करता है, ठीक है। तो सेट अ प्रॉपर टारगेट, उस टारगेट को बनाइए और दिन खत्म होना चाहिए आपका तभी जब वो टारगेट हो जाए। जैसे आपको खाने खाए बिना आपका दिन खत्म नहीं होता, जैसे आपका मूवी या फिर टीवी देखे बिना आपका दिन खत्म नहीं होता, तो जितना इंपॉर्टेंट खाना खाना है उतना ही इंपॉर्टेंट वो टारगेट होना चाहिए जिसको आपको अचीव करके सोना है, ठीक है। तो बेटा डिस्ट्रैक्शंस तो आपको भटकोगे ही नहीं। अगर टारगेट बना लिया, सोच लो ये इंपॉर्टेंट है। अब वो टारगेट आपका रात को 12 बजे खत्म होता है 12 बजे सोइए, 11 बजे खत्म होता है 11 बजे सोइए, लेकिन टारगेट बना के सुबह एक डायरी में लिखिए और शाम को खत्म होती है उसको टिक करके सोइए। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, यही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेवर मिस एनी लेक्चर एंड मेक श्योर नो बैकलॉग। भाई सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या हुआ, क्लास मिस हो गई, अगली क्लास में आए, पिछला क्लास को समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बिकॉज लेक्चर्स आर इंटरकनेक्टेड। मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, सभी में जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आपका बैकलॉग ना हो। इसके लिए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप कहीं भी जाओ, लेकिन कहीं भी फंक्शन में गए हो, ट्रेन में हो, कहीं हो, प्लीज अपना लेक्चर ऑन करिए, लेक्चर अटेंड करिए, कोशिश करिए लाइव लेक्चर जरूर अटेंड हो जाए। इन केस ड्यू टू वर्स्ट रीजन आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो प्लीज अगली क्लास से पहले रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख के आइए, वो लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख के जरूर आना है, लेक्चर मिस नहीं करना है। नेक्स्ट, नेवर मिस एनी टेस्ट एंड डू अ प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट। आपको कोई टेस्ट भी मिस नहीं करना है। अब हम क्या, जब शुरुआत में कोई सेशन ज्वाइन करते हैं बड़ी एनर्जी के साथ होते हैं, अरे मैम ये चैप्टर, ये डीपीपी, ये क्लास नोट्स, फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्कूल का वर्कलोड आने लगता है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी लेवल भी कम होने लगती है, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों से घिरने लगते हैं। स्कूल का वर्कलोड आता है, स्कूल के प्रैक्टिकल्स आते हैं, स्कूल के एग्जाम्स अलग चल रहे हैं, कोचिंग का कोर्स अलग चल रहा है, कोचिंग में अलग टेस्ट चल रहा है। तो बेटा लेकिन एक चीज़ कसम खा लो, तैयारी है या तैयारी नहीं है, टेस्ट तो हमें देना ही देना है, ठीक है। रीज़न क्या है, अगर तैयारी है, एग्जाम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तैयारी नहीं है फिर भी एग्जाम देना है। भाई आपको ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए और फिर एग्जाम्पल नहीं भी आया। तो एग्जाम देने से आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट होता है। सबसे पहले एग्जाम देने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जो आप टेस्ट दे रहे हो वो बहुत जरूरी है। जिस एनवायरमेंट में बैठ के आपको टेस्ट दे रहे हो, वो प्रेशर फील कर रहे हो कि 3 घंटे के अंदर मुझे क्वेश्चन दिए, 50 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने, तो वो प्रेशर, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न, वो माहौल में आप जब टेस्ट देते हो तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस में आ पाते हो। आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जब फाइनल डे पेपर देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ देने जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है मैम हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर देने आते तो हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? शुरुआत में डरोगे, एक बार दोगे, लेकिन साल भर जब टेस्ट दोगे तो फाइनल डे आप डरोगे नहीं, बिकॉज आप इतने टेस्ट दे चुके हो। हर टेस्ट को सीरियसली लीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। अब टेस्ट दे दिया, कभी मार्क्स अच्छे भी आएंगे, कभी खराब भी आएंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है। जो खराब आए तो एक एनालिसिस करिए। मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड लगा है, एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो पहले देखिए क्यों गलत हुए हैं, क्या क्वेश्चन का सही आंसर था और मुझे क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैं गलती ना करूं। तो टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वो एनालिसिस हमारी तभी होती है। अगर हम टेस्ट नहीं देंगे ना, वो क्वेश्चन पेपर ही हम छोड़ देंगे। और कोई इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं होता बेटा, किसी ने टेस्ट मिस कर दिया और वो सत्यवादी हाँ मैं पेपर निकाल के देखूं कौन कौन से क्वेश्चन आए, नहीं। लेकिन अगर टेस्ट दोगे, वो क्वेश्चन आपने 3 घंटे आपने बैठा है, टाइम आपने दिया है, तो क्वेश्चंस आपके जब बार बार सामने आएंगे तो आपको बाद में क्या करना है, हर क्वेश्चन में गलत हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कॉपी अलग से बना
बना लीजिए। कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखना है, क्या होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, प्लीज उस प्रॉपर एनालिसिस करिए ताकि जब नेक्स्ट पेपर आप देने जाओ तो वो गलती आपसे ना हो। चलिए आगे, मेक द प्रॉपर नोट्स एंड अ फॉर्मूला चार्ट विद हाईलाइट द क्वेश्चंस। बेटा आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, ड्यूरिंग द क्लास नहीं बना पाते, मैं बोलूंगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर स्पेशली आप क्लास नोट्स बाद में बनाइए। मैथमेटिक्स में थ्योरी तो बोर्ड में आती नहीं है, मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास को आराम से देखिए, उसके बाद अपने नोट्स जरूर बनाइए। खुद के बनाए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम खुद से कोई नोट्स बनाते हैं तो वो हमें समझने में, समझाने में बहुत इजी रहते हैं। तो प्लीज अपने नोट्स खुद बनाइए, साथ में फॉर्मूला चार्ट बनाते जाइए, बिकॉज काफी चैप्टर मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो प्रॉपर्ली फॉर्मूले चार्ट्स बनाते जाइए, सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको फाइनल डे रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, सोशल गैदरिंग, आउटिंग, गेम्स एक्सेट्रा। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से बाइकआउट करिए, बट जितना अवॉइड कर सकते उतना करिए। पर जो क्लास 12th होती है वो हमारी सक्सेस की दूसरी सीढ़ी मानी जाती है। क्लास 12th के परसेंटेज के बाद क्लास 12th के परसेंटेज का वैल्यू बहुत होता है। कई जगह कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिलते अगर क्लास 12th में बोर्ड परसेंटेज आपकी कम रह जाती है। जी मेंस में आपका, एंड आपको आईटी कॉलेज का भी क्राइटेरिया आपको पता है कि 75% आपका मिनिमम होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। तब समझ लीजिए कि कई जगह, कई कॉलेजेस में क्राइटेरिया है, कई कंपनीज में जब आप बीटेक के बाद प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तब वहां भी आपकी 10-12 की मिनिमम परसेंटेज बोली जाती है कि क्या 80% है कि नहीं। हर कंपनी का परसेंटेज क्राइटेरिया वेरी कर जाता है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि बेटा क्लास 12 के एग्जाम के, इस बोर्ड एग्जाम्स में सेशन भर आप इतना जरूर करिए, पहले तो सारे सोशल वेबसाइट, सारी की सारी सोशल वेबसाइट से दूर रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ त्याग दीजिए। मैं सच बोलूंगी, जितना आप सोशल वेबसाइट से दूर रहेंगे उतना बेहतर है। दूसरी बात, अपना फ्रेंड सर्कल को मिनिमाइज करिए। फ्रेंड सर्कल में आपको बोलूंगी उन्हीं से अच्छी फ्रेंडशिप रखिए जो आपको आपकी स्टडीज के लिए मोटिवेट करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, सब लोग मिलकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं, लेकिन बेटा अगर आप खराब संगति में पड़ोगे तो उसी का असर आप पे पड़ेगा। तो मेक श्योर करिए आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छा रखें और अवॉइड करिए, ज्यादा बड़ा मत करिए। फ्रेंड सर्कल को छोड़िए, 1 साल है, इसमें मेहनत कर डालिए ताकि फ्यूचर बन जाए। आगे नेक्स्ट, सोशल गैदरिंग, जितना कर सकते हो सोशल गैदरिंग अवॉइड करिए, आउटिंग अवॉइड करिए। भाई क्लास 12 में बिकॉज हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो हमारी क्लासेस मिस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्लासेस मिस होता है, अगली क्लास में मन नहीं लगता पढ़ने में, राइट। तो जितना आउटिंग, गेम्स खेलिए, मैं गेम्स को अवॉइड करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन कौन से गेम्स की बात की है मैंने, ऑनलाइन गेम्स। भाई ऑनलाइन गेम्स तो खेलने ही नहीं है, ऑनलाइन गेम्स खेलने नहीं, खेलिए ना आप, आउटडोर गेम्स खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बिल्कुल खेलिए। साल भर ऐसा मोनोटोनस लाइफ भी नहीं रखनी है ना, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह भी नहीं पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, लेकिन ऑनलाइन गेम्स को अवॉइड करिए। मैंने सोशल वेबसाइट्स को भी इसलिए मना किया है, वो भी ऑनलाइन, इससे आपका स्क्रीनिंग टाइम बढ़ता है। ऑनलाइन गेम्स को अवॉइड करिए, ठीक है। आउटडोर गेम्स खेलिए, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉट एवर यू लाइक टू प्ले, बैडमिंटन, प्लीज खेलिए। आप अपने शिफ्टिंग में, अपने पूरे दिन के शेड्यूल में वो दिन टाइम निकालिए जब आपको खेलना भी है ना। अच्छे दोस्तों के साथ खेलिए, उनके साथ पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉलो एंड ट्रस्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रॉपरली। बेटा एक बात ध्यान देना, किसी बच्चे का सबसे ज्यादा भला जो चाहते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। मम्मी पापा से ज्यादा ना हमें कोई प्यार कर सकता है, मम्मी पापा से ज्यादा ना हमारी कोई चिंता कर सकता है, मम्मी पापा से ज्यादा ना हमारी कोई कद्र कर सकता है। तो जब आप सफल होंगे तो सबसे ज्यादा प्राउड अगर किसी को होता है या खुश होते हैं वो आपके माता पिता, और दूसरे नंबर पे होते हैं आपके टीचर्स, बिकॉज वो भी आपके साथ साल भर लगे रहते हैं जैसे आप लोग लगे रहते हैं। तो राइट, आपको सेशन भर अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, उन पे पूरा भरोसा करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। आई एम टेलिंग यू बेटा, आपको मैथ्स में 100 on 100 लाने से कोई माई कला नहीं रोक सकता है। तो प्लीज इसको प्रॉपर फॉलो करते चलिए ताकि आप अपनी मंजिल 100 में से 100 तक की मंजिल को अचीव कर पाए। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। आई होप ये सेशन आपको काफी क्लियर हो गया होगा, कौन सी बुक फॉलो करनी है, टेस्ट के बाद क्या करना है, टेस्ट से पहले क्या करना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, क्या फ्लो चार्ट फॉलो करना है, किस चैप्टर के अंदर कितनी चीजें ध्यान देनी है। तो बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए प्लीज पीछे बिल्कुल मत होना, जो चीज मैंने आपको सेशन में समझाई है उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा।
ओके तो बेटा अब मिलेंगे द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए क्लास थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।